तो आइए इस्तकबाल करते हैं हमारी आज की बहुत खास मेहमान शबाना आजमी साहिबा का। आदाब। आदाब शबाना जी। शुक्रिया शुक्रिया। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जैसे अभी हम आपके तारुफ में कह रहे थे कि आपने माशाल्लाह इतने बड़े घराने में आंख खोली, इतने बड़े लोग आपके वालिदैन थे, तो ये फरमाइएगा कि ये जो वालिदैन के तौर पर शख्सियात आपको मिली, फिर जो अदबी माहौल आंख खोलते ही आपको मिला, इन तमाम चीजों ने आपकी शख्सियत की तामीर में क्या किरदार अदा किया? जाहिर है कि मेरी जो शख्सियत बनी है उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो मेरी तालीम हुई है, जो मेरी परवरिश हुई है, जिस तरह के माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ वहाँ ख़ास तौर से बराबरी की, इंसान दोस्ती की और की बराबरी की बात हमेशा होती थी। मैं समझती हूँ कि अगर मैं उस माहौल में नहीं पैदा होती तो आज जो मेरी शख्सियत होती वो बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती थी, क्योंकि आप देखिए कि 7 साल की उम्र में मैंने अपने अब्बा से फरमाइश की कि मुझे गुड़िया ला के दीजिए, और मैं एक अंग्रेजी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, और बाकी बच्चियों की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मुझे एक ऐसी गुड़िया मिले जिसकी नीली आंखें हों और जिसके भूरे बाल हों। और अब्बा ने, मैं 7 साल की थी जब मुझे काली गुड़िया लाके दी, और अच्छा। उस वक्त कहा कि ब्लैक इज ब्यूटीफुल टू। आप सोचिए, सिर्फ 7 साल वाह! की मैं थी। तो किस तरह से उनके जो वैल्यूज हैं, उनकी जो वर्ल्ड व्यू है, वो इस तरह से हम में ऑलमोस्ट बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस भरा जाता था। तो एक तरफ तो क्योंकि मैं शायद सिर्फ 4 महीने की थी जब मम्मी मुझे अपनी पीठ पे लाद कर, और पृथ्वी थिएटर में वो काम कर रही थी, तो मुझे अपने साथ पृथ्वी थिएटर की रिहर्सल्स पे ले जाया करती थी। दूसरी तरफ ये होता था कि जब मम्मी जाती थी अपने टूर्स पर, तो जाहिर है हमारे पास पैसे तो नहीं थे, तो कोई ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई घर पे हमारे देखभाल करे, तो बाबा और मुझे अब्बा अपने साथ मुशायरों में ले जाते थे। तो मुशायरों में वो बड़े बड़े जो सफेद गाँव तकिए होते हैं, उनके पीछे हम स्टेज पर ही सो जाते थे, क्योंकि जाहिर है मुशायरा बहुत देर तक चलता था। फिर जब बहुत जोर से तालियों की गूंज सुनाई देती थी, तो फिर एक आंख खोल के एक दूसरे को देखते थे कि अच्छा शायद अब्बा का वक्त आ गया होगा, क्योंकि हमेशा अब्बा के नाम को बहुत तालियों से उनका वो की जाती थी, वेलकम। तो 2 इस तरह के माहौल थे। एक माहौल ये भी था कि अब्बा क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होने की वजह से वहीं बम्बई में एक इलाका है, वहाँ वो काम करते थे। तो वो मुझे अपनी पीठ पे लाद के लेकर चले जाते थे। वहाँ सबके सब मजदूर मुझे एक गोद से दूसरी गोद, दूसरी गोद से तीसरी गोद ले जाते थे, और मैं बहुत ज़्यादा लाल सुर्ख झंडे देखती थी। तो मुझे ऐसा लगा था कि सुर्ख झंडे का मतलब है पार्टी टाइम, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरे साथ जो है बहुत अच्छा यहाँ सलूक करते हैं। तो इस तरह के माहौल में हम लोग पले बड़े, और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का असर रहा है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसकी जो प्लुरलिज्म है, इसके जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, इसके जो मुख्तलिफ त्यौहार हैं, इसके जो मुख्तलिफ खाने हैं, इन सब के लिए एक बहुत इज्जत हमारे दिल में बनी, क्योंकि हमने हमेशा से होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब त्यौहार बहुत खुशी से मनाए। तो इस बात की कोई हम पर मतलब ये फ़िक्र नहीं होती थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। पैसे के अलावा और बहुत कुछ चीज़ें थी जो हमको मिली थी, और अब जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचती हूँ, तो आई वुडन्ट एक्सचेंज इट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। होते हैं कि देखिए, जब हम लोग वहाँ जो कॉम्यून था, उस कॉम्यून से हट के जब हम लोग जानकी कुटीर, जो एक बहुत छोटा-सा कॉटेज था जिसमें हम रहते थे, जी। अब आप सोचिए कि हमारे घर पर मेहमान फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, बेगम अख्तर,
गुरुदत्त, चेतन आनंद, एस.डी. बर्मन, ये लोग हमारे घर में आते जाते रहते थे। ये माहौल था। दूसरी तरफ अब्बा के जो मजदूर दोस्त थे वो भी आते थे। फिर मम्मी के बहुत सारे थिएटर के लोग भी वहां आते थे। तो जो एक कल्चरली रिच एटमॉस्फेयर है उसमें हम लोग पले बड़े। और मुझे ये याद है, एक बात मुझे अपनी मम्मी की इतनी साफ याद है कि जब ये लोग खास तौर से फैज साहब और ये सब लोग जब बाहर बैठते थे तो मुझे इतना फैसिनेट करता था ये पूरा माहौल जो है, मुझे इतना अच्छा लगता था। तो मैं ऐसे पर्दे के पीछे से झांकती थी। तो अब्बा मुझे कहते थे कि वहां झांकने की जरूरत नहीं, आइए आप हमारे बीच में बैठिए। और फिर मुझे वहां बिठाते थे और फिर कहते थे एक शर्त है कि कल सुबह आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मुझे स्कूल नागा करना पड़ा क्योंकि रात में मैं बहुत देर तक जाग रही थी। आप अगर ये जिम्मेदारी लेंगी तो आप हमारे बीच बैठ सकते हैं। तो हमेशा इस तरह से इंक्लूड हमको किया गया। आमतौर पे क्या करते हैं कि बच्चों को अलग कर देते हैं कि अरे भैया ये बच्चे क्यों बड़ों के साथ बैठे। हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जाहिर है इन लोगों के बीच में सिर्फ इनकी आवाज सुनना, जाहिर है कि उस वक्त मुझे तो समझ में भी नहीं आती थी कि ये क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो उसके बहुत एडवांटेजेस हैं और बहुत बहुत फायदे, मुझे ऐसा लगता है। वाह! ज़बरदस्त। अच्छा, आपने ज़ाहिर है कि एक सफ़र ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो बचपन में तो इंसान को ये एहसास नहीं होता कि उसकी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि उसने ऐसे घर में जन्म लिया है। आपको किस उम्र में ये एहसास हुआ कि आपने एक ऐसे घर में जन्म लिया है, जहाँ पर आपको अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए कि आप जो मर्ज़ी चाहें अपनी ज़िंदगी वैसी गुज़ारें। तो ये तमाम जो सहूलियात होती हैं, जो ज़ाहिर है कि बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलती हैं, तो आपको किस उम्र में एहसास हुआ कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं? मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ ना, बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस मुझे ये वर्ल्ड व्यू मिला है। अब आप सोचिए कि आज से 70 बरस पहले कैफी साहब ने नज़्म लिखी थी औरत, 70 बरस पहले, जिसमें उन्होंने इनफैक्ट जब उन्होंने एक मुशायरे में वो सुनाई थी, तो मेरी वालिदा वहाँ गई थी मुशायरा सुनने के लिए और उन्होंने ये फ़ौरन तय कर लिया कि ये कैफ़ी ने तो एक्चुअली मेरे लिए ये नज़्म लिखी है और मैं ही इनके साथ चलने की हकदार हूँ। बिल्कुल। तो वो आप सोचिए, औरत में उन्होंने कहा था कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्फिशानी ही नहीं, वाह! अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। वाह, तो वाह! कैफी साहब जिस तरह वाह! के शायर थे, उनकी कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता। तो उनका जो रवैया अपनी बीवी के साथ था या अपनी बेटी के साथ था या उसके बाद अपनी बहू के साथ हुआ, वो बिल्कुल वैसे ही था जिस तरह की औरत की वो बात करते थे। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में जो हम अपने माहौल में देखते हैं, औरतों का ओहदा उससे अलग है। मैं तो गालिबन 19 साल की थी जब मुझे पता चला कि व्हाट आई टेक फॉर ग्रांटेड इज एक्चुअली एन एक्सेप्शन रादर देन द रूल। तो इस तरह से अ, मुझे कब एहसास हुआ ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप आने से पहले मैं एक बात कह रही थी, उसको दोहराना चाहूंगी कि जिस तरह का सपोर्ट हमको मिला है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि एक बार जब मैंने ये तय पाया कि मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, तो मैं अपने अब्बा के पास गई और मैंने कहा कि अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ सीरियसली, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा बेटे आप जो भी करना चाहें मैं उसमें आपको सपोर्ट करूँगा। अगर कल को आप मुझसे ये कहें कि मैं मोची बनना चाहती हूँ, तो मैं उसमें भी सपोर्ट करूँगा, बशर्ते आप वाह! अपने आप को कहें कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन मोची बनने की कोशिश करूँगी। आहा! तो आप सोचिए कि आपको जब इस तरह का सपोर्ट अपने माँ-बाप से मिलते हैं, तो आपके कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी ही नहीं हो सकती। इट वाज़ अ, इट और हमेशा
इस बात पे इस बात के लिए बहुत कहा कि जो आप महसूस करती हैं वो आप ज़बान से बोलें, कि आपको मतलब बिल्कुल बराबरी का माहौल था घर पे। बाबा और मुझे जिस तरह से रेज़ किया गया उसमें कोई भी फ़र्क नहीं था। वाह! और आपने उनकी शर्त पूरी करके दिखाई कि आपने अपने आप को बेहतरीन अदाकारा साबित किया, ख़्वाह वो कमर्शियल सिनेमा हो, आर्ट सिनेमा हो, थिएटर हो। आपने निहायत खूबसूरती से हर जगह न सिर्फ़ अपने आप को बेहतरीन साबित किया, बल्कि आपके बाद आने वालों पर आपके असरात मुरत्तब हुए और कई लोग आपसे इंस्पायर हुए। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बड़े फ़ख्र की बात भी है और हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है कि हमें इस वक़्त आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। शबाना जी ये बताइएगा कि आपने कहा कि कैफ़ी साहब ने कहा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज से इतने साल पहले उस ज़माने में ये फ़ैसला करना कि मैं अदाकारी करूँगी, यकीनन कोई आसान फ़ैसला नहीं था। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और ये जो आपको वालिदैन मिले, ये जो माहौल मिला, उसका क्या फ़ायदा आपको फ़िल्मी दुनिया में हुआ अपनी जगह बनाने, अपना वक़ार और अपना तशख़्ख़ुस कायम रखने में? देखिए ये उस वक़्त जो है मेरे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी थिएटर की एक बहुत जानी-मानी बिल्कुल। अदाकारा थी और अब्बा हमेशा उनको बहुत एनकरेज करते थे और जब भी उनका शो होने वाला होता था, तो वो अ, उनके साथ उनकी क्यूज़ लेते थे वग़ैरह। मुझे याद है कि सुबह सवेरे जब भी हम उठते थे तो देखते थे कि चाय की प्याली रखी हुई है और उसमें कैफ़ी साहब उनको क्यूज़ दे रहे हैं और वो अपने डायलॉग याद कर रही हैं। एक बार बहुत मज़ेदार बात ये हुई, मम्मी को बहुत आदत ये थी कि वो अपने डायलॉग बहुत रटती थी बाकायदा और कहीं भी रट लेती थी। तो बिल्कुल। एक मर्तबा वो अ, ब बावर्ची खाने में थीं और वहाँ सडनली अपने डायलॉग बोलने लगी। उठो गिरे वो बम के गोले देख तलवार हथौड़े, तो वो वहाँ से बावर्ची जो है कूद के भागा और उसने कहा मेम साहब पागल हो गई है। मैं शायद उस वक़्त 10-11 साल की थी। तो मैं भागते हुए अपने अब्बा के पास गई और मैंने कहा कि देखिए वो मम्मी पागल हो गई हैं और वो हमारा बावर्ची तो भाग गया। तो अब्बा उस वक़्त कुछ लिख रहे थे, अपनी स्टडी में थे, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अ, हम लोग बीच पर टहल कर आते हैं और वो मुझे ले गए बीच पर। और वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे मम्मी पागल नहीं हुई हैं, उनको पगली का रोल करना है, 10 दिन के अंदर उनके ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो ये याद कर लें और आपको तो बहुत फ़क्र करना चाहिए कि आपकी मम्मी अपने काम को इतना सीरियसली लेती हैं कि वो डायलॉग इस तरह से याद कर रही हैं, बल्कि आपको तो कोशिश करनी चाहिए कि आप अ, उनको सपोर्ट करें, बजाए इसके कि आप इस तरह से डर जाएँ। अ, तो मुझे ऐसा लगा ये बात तो सही है और फिर उसके बाद हुँ। जब 10 दिन बाद मम्मी को वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला महाराष्ट्र स्टेट से, तो मुझे यकीन था कि मेरे ही सपोर्ट की वज़ह से उनको वो मिल गया वाह! है। तो इस तरह के माहौल में हम लोग अ, बड़े हुए थे। ज़िंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें 2 बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबें, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आहा! आज मैं कुछ न कहूँ। बस यूँ ही बैठे रहें, हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज़्बात लिए। वाह! कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। क्या कहने, क्या कहने। वाह, वाह, वाह! शुक्रिया। इस इसके बारे में मैं एक दिलचस्प कहानी आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी जो है वो इंतहाई बातूनी खातून थी। बहुत बातूनी थी, जैसे मैं बहुत बातूनी हूँ और अब्बा बिल्कुल खामोश तबीयत के थे। तो ये सुबह सवेरे मैंने आपको बोला था ना वहाँ ट्रे आती थी चाय, मम्मी उनको बनाती थी, बहुत खूबसूरत सा मंज़र होता था। उसमें मम्मी जो है हार सिंगार के फूल जो गिरे हुए रहते थे लॉन में, उनको उठा के एक तश्तरी में रखती थी। फिर चाय आती थी, फिर वो चाय बनाते थे, फिर अब्बा अपने अखबार पढ़ते थे और मम्मी उनको दुनिया भर की बातें करती थी। तो बाबा का ये कहना है
कि आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ, ये एक ख्वाहिश थी कैफी की कि कभी उनकी बीवी जो है चुप भी वाह, बैठ वाह, जाए, लेकिन वो वाह! कभी हुआ नहीं और इसलिए उनके नज़्म के ज़रिए उनको बोलना पड़ा, आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ, मगर ऐसा उनको मिला नहीं। दैट्स जस्ट बीइंग फनी एंड स्वीट।